Dear friends, today's our topic is the case history. नाम से आपको पता है, कोई बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. The name itself is enough to explain what we are going to talk today. इसका एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया होता है, एक फॉर्मेट होता है इसका केस हिस्ट्री टेकिंग का, और वो हम जनरली इस पे हम डिस्कस आपके साथ करेंगे. अब पॉइंट ये कि केस हिस्ट्री है क्या चीज है. आपको पता ही है कि केस हिस्ट्री ना दोनों तरह मेडिकल में भी बनाई जाती है और साइकोलॉजिकल में भी ये बनाई जाती है ट्रीटमेंट में. तो खास करके जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है ना, उसमें केस हिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है. इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर डायग्नोसिस. और कुछ नहीं है, केस हिस्ट्री एक डायग्नोसिस का ही एक टूल है, एक टेक्निक है. क्यों ले जाती है केस हिस्ट्री? किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उसको असेस करना, उसको डायग्नोसिस करना पहला स्टेप होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए. लेकिन अब आप डायग्नोसिस असेस कैसे करोगे? अलग अलग तरीके हैं, और उसका बेस्ट जो टेक्निक है वो केस हिस्ट्री. जो केस आपके पास आया है, जो क्लाइंट आपके पास आया है, उसके डिफरेंट टाइप्स के जो इतिहास होते हैं, हमारा एक इतिहास नहीं होता है. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्ट्री. फॉर एग्जांपल, आपकी पर्सनल हिस्ट्री है, व्यक्तिगत इतिहास आपका है, मेडिकल हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, योर ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री है, स्टूडेंट लाइफ हिस्ट्री है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, बहुत सारे हमें इन सब चीजों को जानना जरूरी होता है. इसलिए तो कहा जाता है कि जो साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है लिटिल बिट वो फिजिकल डायग्नोसिस थोड़ा सा अलग होता है, और काफी कुछ पेचीदा भी वो होता है. पेचीदा क्यों होता है? क्योंकि हम डायरेक्ट अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, या हम डायरेक्ट असेस नहीं कर पाते किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को. उसके लिए क्या करना पड़ता है? ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, उसकी हिस्ट्री उसी से जाननी पड़ती है, उसके जो फैमिली मेंबर्स है, उसके जो फ्रेंड्स है, उनसे हमें उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ती है. जब हम ये पता चल जाता है, फिर हमें उसके बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि वो हमारे पास जब आया तो कैसे ऑब्जर्व. ये सारी चीजें फिर इन सारा डेटा कलेक्ट करके पूरी हिस्ट्री को तैयार की जाती है, और फिर उसको एक रिजल्ट तैयार किया जाता है, एक इन्फ्रेंसिस आउट ऑफ इट. अब इसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में शुरू करते हैं. अ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्सन साइकोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन. मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं. Used as an aid to diagnosis and treatment. A case history usually contains test results, interviews, professional evaluations, and sociological, occupational, educational data. देखो कितनी सारी बातें मैंने इसमें कह दिया आपकी कि केस हिस्ट्री के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है. नॉर्मल में केस हिस्ट्री है, मान लीजिए किसी मेडिकल एग्जाम में आप जाते हो, देखो ना डॉक्टर से कागज उठाते हैं, उसमें देखते हैं आपको क्या हुआ, कितना ट्रीटमेंट दिया, वो सारी केस हिस्ट्री होती है, मेडिकल केस हिस्ट्री. लेकिन साइकोलॉजिकल केस हिस्ट्री इतना आसान नहीं है. बहुत सारी चीजें हमें कोरिलेट करनी पड़ती है, आपस में उनको सह संबंध हमें देखना पड़ता है. उसको देख लो, आपके सामने ही है, उसका क्लिनिकल इंटरव्यू लिया जाता है उसको. ठीक, प्रोफेशनल इवैल्यूएशंस किए जाते हैं, सोशियोलॉजिकल समाज में उसका कैसा व्यवहार है वो देखा जाता है, ऑक्यूपेशनल जो काम किया उसने, ऑक्यूपेशन जो कर रहा है वो ध्यान दिया जाता है, एजुकेशनल डेटा उसका लिया जाता है. उसके बाद आती है इस सब को जो एपी इसको क्या कहती है? इसको पेशेंट हिस्ट्री कहती है. साइकोलॉजिकल सेंस में इसको हम क्लाइंट हिस्ट्री कहते हैं. जो केस हिस्ट्री है, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में खास बात यह होती है कि पहले से ही जिस टॉपिक से रिलेटेड हमें इंटरव्यू लेना होता है, कुछ सवाल, कुछ प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं. एक कागज पर कुछ क्वेश्चन तैयार कर लिए जाते हैं. अब उस इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं उस इंटरव्यू से जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो. उन क्वेश्चन से बाहर प्रश्न नहीं करने होते हैं. ये होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. तो आप समझ लें कि जो केस हिस्ट्री है ना, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, कि पहले से ही कुछ एक फॉर्मेट एक तैयार होता है. जो क्लिनिशियन होता है वो उसी फॉर्मेट से उन्हीं प्रश्नों को उस व्यक्ति से पूछता है. थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें चल जाता है, एंड दैट वेरिएशन
will be pertaining to the subject only। यानी कि आप थोड़ा बहुत बदलाव करें क्वेश्चंस में ना, तो जो विषय आप जानना चाहते हैं, जो उसका डिस्कस आप कर रहे हैं, उसी से संबंधित होना चाहिए। कई बार हम प्रश्न जब पूछते हैं तो क्या होता है कि जो सामने वाला है, जो जवाब आपको देता है, हम उन्हीं में से प्रश्न बना लेते हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछ कर उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन वो एक लिमिट तक। ओके, देन इसमें और जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू डिजाइन किया जाएगा केस हिस्ट्री में, इस ढंग से डिजाइन किया जाता है कि जो व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई चीजें उसकी हैं, उस डिसऑर्डर से संबंधित जो भी बातें हैं, आप उनसे वो निकलवा पाओ, ताकि वो आपको सही सही बता दे। कई बार स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। इनडायरेक्ट मतलब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो रिलेटेड होंगे, ताकि व्यक्ति अपने बारे में जो सही सही बातें हैं वो पूर्ण रूप से बता सके। क्योंकि जब तक सही चीजें व्यक्ति नहीं बता पाएगा तो डायग्नोस करना काफी मुश्किल होता है, और जब तक डायग्नोसिस सही से नहीं होगा तो ट्रीटमेंट भी आसान नहीं होता है ना। जब तक हमें पता ही नहीं चला व्यक्ति को क्या डिसऑर्डर है, हाउ विल गोइंग टू ऑफर द इंटरवेंशन। सो डायग्नोसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री में खास बात एक और होती है कि एक तरह से ना आपका या जिस व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हो, जो आपके साथ प्रॉब्लम लेकर आया है, डिसऑर्डर लेकर आया है, उसका पूरे लाइफ का एक स्केच तैयार किया जाता है। प्रीवियस लाइफ, आज से पहले की जिंदगी, प्रेजेंट उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उन सभी का एक स्केच तैयार किया जाता है। स्केच आप समझते हैं, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, इसी तरह से क्लिनिकल स्केच बोलते हैं उसको, दैट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, और वो प्रीवियस स्टेटस और करंट स्टेटस को सबको इंक्लूड करता है, जिसके कारण से क्या होता है, हम उसके डायग्नोसिस तक पहुंचने में हमें काफी मदद मिलती है। इन सब में हम डायग्नोस भी कर पाते हैं, और उसके डिसऑर्डर के क्या क्या कारण उसके रहे हैं हम ये भी जान पाते हैं, और उन कारणों से किस प्रकार वो डिसऑर्डर, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे वो विकसित हुई है। तीन चीज होगी ना, पहले बात तो प्रॉब्लम कौन सी हुई, उस प्रॉब्लम के कारण कौन से हैं, फिर उन कारण से वो प्रॉब्लम कैसे विकसित हुई है, ये हम जान पाते हैं। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, केस हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हम पता करते हैं। द प्रॉब्लम, the causes of the underlying cause of the problem, and the developmental points, developmental reasons, how that problem has been developed to the present stage। आज की करंट स्टेज तक वो प्रॉब्लम कैसे डेवलप हुई। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है केस हिस्ट्री में। बेसिक्स ऑफ केस हिस्ट्री, जो केस हिस्ट्री है उसकी कुछ बेसिक बातें होती है, जैसे कि पहली है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टेज। पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदरिंग, व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। रेफरल स्टेज, मतलब रेफरल स्टेज का मतलब कि किसने आपको यहाँ भेजा है, अब आपको इसका क्या यूज है सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। कई बार जो आपके गांव के डॉक्टर्स होते हैं, जो आपके गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो कई लोग समझदार होते हैं, वही कहते हैं कि यार इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको ना किसी उन पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो देता है इंडिविजुअल, उसके पास भेजो, लेके जाओ इसको आप, और ये रेफर किया। तो साइकोलॉजी का जो काउंसलर है वहां पर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उसको ये अंदाजा लग जाएगा कि उस बुजुर्ग ने इसको भेजा है, तो इसका मतलब उस बुजुर्ग को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में साइंटिफिक नॉलेज है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी डॉक्टर ने भेजा हो, मेडिकल डॉक्टर ने भेजा हो, कि मेडिकल डॉक्टर ने सारे टेस्ट उस व्यक्ति के कर लिए, कोई टेस्ट सारे के सारे नेगेटिव आ रहे, फिर भी उस व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम है, तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसको ये अंदाजा लग जाएगा, उससे ये आइडिया लग जाएगा कि मेडिकल डॉक्टर ने भेजा है, इसका मतलब इस व्यक्ति को कुछ, उससे सारे मेडिकल प्रॉब्लम तो उसको है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट उसके हो चुके हैं, या वो व्यक्ति अपने आप ट्रीटमेंट लेने आया है। तो ये सारी रेफरल स्टेज होती है। इस स्टेज में ही काउंट किया जाता है क्या क्या उसके सिम्टम्स उसको दिखाई देते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के, और हम पूछते भी हैं कि भाई आपको जो सिम्टम्स हुए हैं, ये सिम्टम्स कैसे शुरू हुए, शुरुआत में बताइए आप, वो शुरुआत में जानना जरूरी होता है। और ये सिम्टम्स कब से आपके चल रहे हैं, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग, जब आपका विकास हो रहा था, जब आप बच्चे से बड़े हुए,
फिर आप एडोलसेंट में आए, वयस्कता में आए आप। इस डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान क्या कोई प्रॉब्लम्स आपको आई? अब आप कहोगे सर ये कितनी बड़ी बात है कि आप ये बात पूछ रहे हो, हमें किसको याद होगा? अब आप कहोगे किसको याद होगा? मैं एक बात बताता हूं आपको, जिन बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं बचपन में भी, चाहे वो 4 साल के रहे हो, चाहे 5 साल के रहे हो, चाहे 6 साल के, स्कूल में या कहीं पर भी, जिन्होंने उनकी आत्मा तक को छू लिया है, ऐसी घटनाएं जिनको घटी है, जो ऐसी घटनाएं उनके साथ घटी है जो उनके दिल में आज भी चुभ रही है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपको, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनके साथ बचपन में ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सारे, और ज्यादातर 90% से भी ज्यादा ऐसी घटनाएं उन लड़कियों के साथ उनके रिलेटिव्स, उनके जानने वाले करते हैं, क्लोज रिलेटिव्स करते हैं, दोस्त होते हैं अपने पेरेंट्स के, वो लोग करते हैं। उस समय जो बच्ची है वो समझ नहीं पाती है और डर के मारे, अपने परिवार की और अपनी इज्जत के मारे वो शेयर नहीं करते, लेकिन पूरी जिंदगी भर उस इंसिडेंट के दर्द को वो सहन करती रहती है। आप में से अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटी है तो वो डेवलपमेंटल स्टेज में आज भी आपको याद होगी, और वो बात जब भी आपको याद आती है तो आप शेयर जाते होंगे, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते होंगे आपके साथ। और कमाल ये कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और बच्चे बता नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वो चीज को याद नहीं करना चाहते, और वहीं से शुरुआत होती है बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, हम जान ही नहीं पाते। 20 साल पहले, 10 साल पहले जो घटना घटी थी वो कैसे आप, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को समझने के लिए। तो डेवलपमेंटल ईयर्स में जो प्रॉब्लम आपके साथ घटी है, अगर आप उससे निजात पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या किसी मनोवैज्ञानिक के पास आपको जाना ही पड़ेगा। कोई दवाई उसका क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट, इलाज नहीं है, उसका ट्रीटमेंट है साइकोलॉजिस्ट के पास। आपको उससे वो प्रॉब्लम जो है बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट शेयर करनी होगी, तब उसमें से वो पॉइंट निकाल कर लेके आएगा, उसमें से वो जानेगा। जो व्यक्ति जानने की कोशिश करता है, फिर को तैयार करता है, एक डिजाइन तैयार करता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे डेवलप हुई है, तो इसका इलाज क्या, क्या ट्रीटमेंट क्या है, और उसका ट्रीटमेंट संभव है, दैट कैन बी डन। ओके, सो दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेक, that if anyone has faced any difficulty during the development years, that individual has to share that difficulty with the psychologist so that the correct treatment can be administered and planned. Okay, the next one is the, what are the schoolings and education? आपने जहां से शिक्षा ली, किस आप स्कूल में गए, उस स्कूल का माहौल कैसा था, कितने आप वहां तक पढ़े, कैसे टीचर्स थे, कैसे आपको पढ़ाया जाता था, क्या कंडीशन थी आप, everything comes under the basics of case history. Then comes the medical history. आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी इतिहास, हिस्ट्री का मतलब इतिहास यहाँ पर नहीं है, पीछे बैकग्राउंड में आपको कौन कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसी हुई है जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ी है। मतलब मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट के पास अपना इंटरवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आता है, मैं उस क्लाइंट के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो, हो सकता है आप में कुछ बने, तो क्या होता है आपके पास जब वो आएगा तो हमें उसकी ये सारी चीजें लेनी है, केस हिस्ट्री जितनी भी है उसकी तैयार करनी है। ओके, देन कम द ओरिएंटेशन स्टेज। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि व्यक्ति का किस तरफ झुकाव है, क्या क्या उसके इंटरेस्ट हैं, काम करने के, भोजन की तरफ, वोकेशनल, स्टडी की तरफ, परिवार की तरफ, बाहर जाने की तरफ, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं हमारे, बहुत सारी रुचियां होती है, बहुत सारा हमारा एटीट्यूड होता है, किस राजनीतिक पार्टी से आप जुड़ना चाहते हैं, कौन सा धर्म की तरफ आपका ज्यादा झुकाव है, और किस प्रकार से आपका सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, इससे संबंधित सूचनाएं भी गैदर की जाती। देखिए याद रखना, ये
तुक्के नहीं मारे जाते इसमें। मैंने आपको बताया है केस हिस्ट्री इज ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो पहले से ही इससे रिलेटेड प्रश्न तैयार कर ले जाते हैं। जो प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या काउंसलर्स हैं, उनके पास ये फिक्स रहता है, रूटीन उनके पास बने रहते हैं क्वेश्चंस कि ऐसे ऐसे हमें पूछने हैं इससे संबंधित। फिर आता है एक पॉइंट और होता है, इन सब के बाद एक स्टेज आती है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो आपकी जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में एग्जामिन करना, असेस करना। क्या होता है इसमें? आपका बिहेवियर, आपका अपीयरेंस, कैसे आप दिखाई देते हो। चेहरा आपका गोरे काले से मतलब नहीं है यहाँ पर, क्या चेहरा आपका सुंदर है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, या आप ना धो के आए हो उसे। मतलब ये है कि जो आपने कपड़े पहन रखे हैं वो क्या सलीके से पहन रखे हैं, या मतलब आपका जो फिजिकल जो मेकअप है, जो पूरा आपका फिजिकल मेकअप बना हुआ ऊपर से नीचे तक, वो ऑब्जर्व किया जाता है। अपीयरेंस काफी कुछ बता जाता है। जैसे कि लोग कहते हैं ना, जूते आपकी पर्सनैलिटी का आईना होते हैं। अगर आपके जूते साफ सुथरे हैं तो ये एक पहलू ये बता देता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस प्रकार से होगी। योर शूज आर द मिरर इमेज ऑफ योर पर्सनैलिटी। इसी प्रकार से आपके कपड़े पहनने का सलीका भी आपकी पर्सनैलिटी को बता देता है। बहुत से लोग फटे जीन्स पहनते हैं, वो उसकी साइकोपैथिक पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसे हम ना मानसिक गरीबी कहते हैं मनोविज्ञान में उसे। और वो कहां से आया? वो ऐसी गंदगी कहां से आती है? फटे कपड़े पहनना फैशन बना देना बॉलीवुड से आती है, जहां पर कौन लोग रहते हैं? नशे के सौदागर, नशेड़ी लोग वहां पर रहते हैं, और नाचते गाते हैं, नशा करते हैं। और कमाल की बात यह है, हम उनके पीछे पागल हैं। बहुत सारे लोग उनके एक एक बात को फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब से ऐसा होने लगा है, मेरे समाज की स्थिति, मेरे देश की स्थिति क्या हो गई है। क्योंकि हम अपने रोल मॉडल किसको मान रहे हैं? नशेड़ियों को, क्रिमिनल्स को। तो हम लोग ऐसे होंगे ही, दूसरी लोगों को हम उस नजर से ही देखेंगे जिस नजर से वो नशेड़ी देखते हैं। ओके ओके, आ गया पॉइंट में। फिर हम टॉकिंग स्टाइल, जो व्यक्ति आपके पास काउंसलिंग के लिए आया है, अपनी प्रॉब्लम का, डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट के लिए आया है, उसका टॉकिंग स्टाइल क्या है वो आपको जानना है, ऑब्जर्व करना है। वो जब आपके पास बैठा रहता है, जितनी देर तक आपके पास, आपके सानिध्य में रहेगा, उसका मूड कैसा रहता है, ये भी हमें जानना जरूरी होता है। उसके थॉट्स, आप समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति के थॉट्स, दूसरे व्यक्ति क्या परसीव कर रहा है, ये हम कैसे जान सकते हैं? ये बिल्कुल सही है कि दूसरे व्यक्ति के विचारों को हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन उसके बात करने के तरीके से, उसके बैठने के तरीके से, उसके कपड़े पहनने के तरीके से हम उसके विचारों का एक अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारा का सारा क्या है? These are the basics of case history. Okay? Then comes the case history taking. जब आप किसी की केस हिस्ट्री लेते हैं या केस हिस्ट्री तैयार करते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्मेट में हमें केस हिस्ट्री तैयार करनी पड़ती है? पहला होता है, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन डेटा। जो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसके माध्यम से हम केस हिस्ट्री तैयार करते हैं, व्यक्ति के जो इनिशियल डिटेल्स होते हैं, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसका नाम, उम्र, जेंडर, रेजिडेंशियल स्टेटस, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस आर टेकन डिटेल। ये सारी चीजें डिटेल में ले जाती है। मैरिटल स्टेटस समझते हो ना कि शादीशुदा है कि नहीं, ये ऑक्यूपेशन समझते हो क्या काम करता है, जेंडर, रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें हम जाननी पड़ती है, क्योंकि ये एक एक पॉइंट, एक एक सेंटेंस केस हिस्ट्री में उसको डायग्नोसिस करने में मदद करेगा। और जितनी सच्चाई और ईमानदारी से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, याद रखना, आप उतना ही बढ़िया और सटीक डायग्नोसिस करने में सफल हो पाओगे। देन प्रॉब्लम एक्सप्लेन बाय, जो डिसऑर्डर है उसके बारे में किन किन व्यक्तियों ने एक्सप्लेनेशन दी है, किन किन व्यक्तियों ने हमें बताया है। एक तो क्लाइंट ने खुद बताया हो, वो भी जरूरी होता है। एक जो क्लाइंट आया है उसके साथ जो लोग आए हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने बताया होगा।
उसके कुलीग्स है जहां पर वो काम करता है, उसके दोस्त हैं, सबसे पूछा जाता है। ये आते हैं सारी प्रॉब्लम एक्सप्लेन बाई। इसमें एक और आता है कि जो प्रॉब्लम है वो कब से है, एग्जैक्ट डेट तो बहुत से लोग नहीं बता पाते हैं, लेकिन टेंटेटिव डेट हमें पता चल जाती है, वो हमें नोट करना होता है। देन जो प्रॉब्लम है वो कितनी गहरी है, intensity of the problem you have to find out, you have to ask from these three people, this time three type kind of people, and you have to just mention in your case history. That's a very important one. This is second step. थर्ड स्टेप है पर्सनल हिस्ट्री, आपका व्यक्तिगत इतिहास के बारे में जानना है कि आपका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, और फिर उसके बाद जो आपके जो इनिशियल डेवलपमेंटल ईयर्स थे, तो शुरुआत में आपका कहाँ लालन पालन हुआ, वो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाता है। क्लाइंट जितना बताए ठीक है, उसके बाद इन सब चीजों के बारे में क्लाइंट के माता पिता से भी पूछा जाता है। स्कूल एंड मेडिकल हिस्ट्री, इस थर्ड पर्सनल हिस्ट्री में आता है आपका स्कूल हिस्ट्री, कहाँ स्कूलिंग हुई, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, एडमिशन हुआ, वहां कैसा व्यवहार आपका था, एवरीथिंग इज बीन टोल्ड बाय दी टेकन फ्रॉम द क्लाइंट एज वेल एज द फैमिली मेंबर्स। सिमिलर केस विद द मेडिकल हिस्ट्री, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई मेडिकल बीमारी से व्यक्ति कोई ग्रसित है नहीं, वो भी सेकंड थर्ड पॉइंट में आता है। देन कम दिस सोशल हिस्ट्री, सामाजिक इतिहास आपका कैसा है कि आप किस समाज में रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज का स्टेटस क्या है, कैसे लोग आसपास आपके रहते हैं, अगर आप उन समाज के लोगों के साथ आपका क्या इंटरपर्सनल रिलेशंस है, और कितना आप अपने समाज के उत्थान में योगदान देते हैं, या कोई ऐसा काम आपने किया है जहां पर आपके परिवार को कोई ऐसी नाराजगी झेलनी पड़ी है। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें सामाजिक इतिहास भी कलेक्ट किया जाता है। देन कम्स द इमोशनल डेवलपमेंट, आपका संवेगात्मक विकास कैसा रहा है, मतलब ये कैसे पता चलेगा संवेगात्मक विकास, ये पता चलेगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका बिहेवियर आपके प्रति कैसा रहा है। अब ऑब्वियसली भारतीय संस्कृति में तो बच्चों को पेरेंट्स जो है 18 साल 20 21 22 साल तक अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो तब हमारा इमोशनल डेवलपमेंट इस बात से तय होता है कि हमारे पेरेंट्स के बीच में आपस में किस प्रकार का रिलेशन है। आपस में बहुत ज्यादा झगड़ते तो नहीं हो, कोई नशा तो वो नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा गरीबी नहीं है, या कोई और किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई लफड़ा नहीं है जिसके कारण से हमारे माता पिता की जिंदगी जो है काफी परेशान, कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है, कोई पड़ोसी खराब है, इज समथिंग दैट all decides your emotional development. Then comes the pre-morbid personality, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब यहां पर है कि उस समय की आपके व्यक्तित्व के बारे में इंफॉर्मेशन लेना जब आपको प्रॉब्लम नहीं थी, दैट इज नॉट द प्री-मोrbid पर्सनालिटी, उसके बारे में सारी सूचनाएं ग्रहण की जाती है। देन कम्स द ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, अगर आप किसी प्रोफेशन में है, कोई काम आप करें, जिस प्रकार से मैं टीचर हूं तो मेरी ऑक्यूपेशन हिस्ट्री क्या है कि मैं टीचिंग करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, कैसा मेरा व्यवहार है, मेरे कुलीग के साथ मेरा कैसा व्यवहार है, ये सारी चीजें ऑक्यूपेशन हिस्ट्री में आता है। फिर आता है फिजिकल रिलेशंस हिस्ट्री, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो फिजिकल रिलेशंस है आपके साथी के साथ वो कैसे हैं, इन द सेंस सेक्सुअल रिलेशंस। अनमैरिड है तो भी अगर आप इफ यू आर एंगेजिंग विद समवन फिजिकल रिलेशंस के साथ तो भी, मतलब दीज ऑल इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द थर्ड पार्ट ऑफ द केस हिस्ट्री। देन कम्स द सोशल हिस्ट्री, वो आपको बताया था फैमिली कॉन्स्टलेशन, ये अलग है सोशल हिस्ट्री। यहाँ मतलब आपका परिवार किस प्रकार का, न्यूक्लियर फैमिली है या ज्वाइंट फैमिली है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपका क्या है, सामाजिक और जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो किस प्रकार का है। देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, आपके माता पिता के साथ आप कैसे संबंध रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो गांव घर छोड़ जाते हैं, अच्छे संबंध नहीं होते, माता पिता बहुत तंग करते हैं, या कई बार बच्चे ऐसे थे जो माता पिता को तंग करते हैं, वो कैसे रहे। एंड देन कम्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपके अंतर व्यक्तिगत संबंध किस प्रकार के। ओके, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है, और आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो आज के लिए फिर इतना ही। आई बिलीव आपको जो मैंने आज केस हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जो ब्रीफ दी है, आउटलाइन दी है, आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ मिलते हैं कल करेक्ट 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।